नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। आज के इस डिस्कशन में हम होम आइसोलेशन और कोविड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं 80% कोविड एसिम्टोमेटिक या माइल्ड होता है, जिनको घर पे भली भांति मैनेज किया जा सकता है। 15 से 20% मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का अपना डिस्कशन एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड केसेस पर डिपेंड करता है। एसिम्टोमेटिक किसे कहते हैं? जिनको रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर में जो रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, लेकिन उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, उनको एसिम्टोमेटिक कहते हैं। माइल्ड सिम्टोमेटिक किसको कहते हैं? जिनको हल्का सा बुखार हो या सर्दी जुकाम लगी हो या शरीर दर्द कर रहा हो, और टेस्ट में चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या आरटीपीसीआर हो, उनका कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है। ये दोनों तरफ के आदमी होम आइसोलेशन में भली भांति अच्छे प्रिकॉशन के साथ मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की योग्य बात है, आप अपने डॉक्टर के साथ लूप में रहें और उनकी जानकारी में रहें। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, उन डॉक्टर से ज़रूर बात करें। हर आदमी का इलाज अलग अलग होता है। अगर किसी को डायबिटीज़, प्रेशर, हार्ट डिजीज़ या दूसरी बीमारी हो, तो आज के आसाम सरकार की नई गाइडलाइंस के हिसाब से वो घर रहने लोग योग्य नहीं हो है, या वो एसिम्टोमेटिक हो या माइल्ड सिम्टोमेटिक हो। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो, हर आदमी की दवाई सेम नहीं है। आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। ये ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होता है, जिसे वो हम लोग टेलर मेड कहते हैं। टेलर मेड का मतलब है आपके ज़रूरत के हिसाब से दवाई दी जाने। अब प्रश्न ये उठता है कि होम आइसोलेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। होम आइसोलेशन में कम से कम 4 से 6 घंटे के अंतराल में आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स SpO2 मेजर करें, टेम्परेचर का ध्यान दें। इन एनी कंडीशन आपका SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं वो 94 या उसके ऊपर ही रहना चाहिए। अगर उससे कम जाता है तो आप कृपा करके नियरेस्ट कोविड केयर सेंटर या अपने डॉक्टर की सलाह पे नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट दाखिला ले लें, ताकि आपकी बीमारी बढ़े नहीं। आपको जो दवाई दी गई है वो खाएं। हाइजीन के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान रखें। सिंगल वेल वेंटिलेटेड रूम में रहें। अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करें। अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अच्छे से हैंड वॉश करें। सोशल डिस्टेंसिंग में आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो प्रोन पोजीशन एक्सरसाइज की ब्रीदिंग होती है, उसको करें। और डेली अपने डॉक्टर को अपनी सिचुएशन के बारे में अपग्रेड करता रहे। आपको एक डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में हरदम रहना चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो। आप चाहें तो सभी ने 104 हेल्पलाइन दे रखी है, उसके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब रहा ये प्रश्न आता है, आप कब बाहर निकल सकते हैं? सभी गाइडलाइन के हिसाब से और हमारे विचार से भी, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो 10 दिन के तक आप स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहें, जैसे आप रूम के अंदर ही रहें। 10 दिन के बाद 17 दिन तक आप लेस स्ट्रिक्ट आइसोलेशन पर रह सकते हैं। जैसे कि आप घर के अंदर घूम सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए, और रूम में ही अपने रहें। लेकिन 11वें दिन से 17वें दिन के बीच में आप पार्टी न मनाएं। अपने घर के साथ में एक साथ खाना न बैठें, एक साथ सोफा पे बैठ के टीवी न देखें। 17 दिन के बाद आप किसी को भी इन्फेक्शियस नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने लोग ये बातें हैं। 10 दिन के बाद आपकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वायरस जो टिश्यू है जहाँ से इन्फेक्शन फैलता है उसकी डेथ हो जाती है। अब प्रश्न ये भी आता है, हम टेस्ट वापस होम आइसोलेशन पे कब करें? अगर आप एसिम्टोमेटिक है और माइल्ड सिम्टोमेटिक है तो 10 दिन के बाद आप अपना स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन पीरियड छोड़ सकते हैं और टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में भ्रांति या शंका रहती है और आप टेस्ट कराना ही चाहते हैं, तो कृपा करके रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं, आरटीपीसीआर न कराएं। कभी कभी क्या होता है, आरटीपीसीआर में डेड टिश्यू भी पिकअप हो जाते हैं, जो आपको गलत संदेश देते हैं। तो सारी गाइडलाइंस ये बोलती है, अगर आपको करवाना है
तो रैपिड एंटीजन टेस्ट ही कराएं, अदरवाइज होम आइसोलेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। आज का डिस्कशन हम यहीं पे विराम देते हैं, अपनी कड़ी को जारी रखेंगे। आप हमारा चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल सब्सक्राइब करें। आपने कर लिया तो बहुत अच्छा बात। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।